Very good day friends, in this video we are going to cover the statutory updates for CA Inter Tax exams. जहाँ तक 2023 एग्ज़ाम्स की बात है, अगर हम मई 2023 एग्ज़ाम्स की बात करें तो स्टैट्यूटरी अपडेट्स टिल 31 अक्टूबर 2022 रिलेवेंट हैं, और अगर हम नवंबर की बात करें सो व्हाट इज़ रिलेवेंट इज़ अपडेट्स अप टू 30 अप्रैल 2023। अगर आप टैक्स बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि टैक्स बुक प्लस इज़ अपडेटेड टिल 31 अक्टूबर 2022। तो मई 2023 एग्ज़ाम्स के लिए फुली अपडेटेड है और मई का एग्ज़ाम हो भी चुका है। सो नाउ वी आर फोकस्ड ऑन नवंबर 2023 एग्ज़ाम्स। सो कॉन्सिक्वेंटली 1 नवंबर 2022 से लेकर और 30 अप्रैल 2023 तक के जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स हैं वो नवंबर 23 एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट हैं, बोथ फॉर जीएसटी एंड इनकम टैक्स, और वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने टैक्स बुक प्लस के अलावा किसी और बुक से भी पढ़ा है, किसी और मटेरियल से भी पढ़ा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो अपडेट्स हैं वो नवंबर के लिए रिलेवेंट रहेंगे, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल और रिलेवेंट रहेगा। पहले हम इनकम टैक्स की बात करेंगे और फिर हम जीएसटी की बात करेंगे। जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है, सिर्फ एक ही स्टैट्यूटरी अपडेट है इस पीरियड में जो कि रेलेवेंट है, और वो है पर्टेनिंग टू पैन आधार लिंकिंग। तो इस अपडेट को हम देखेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू जीएसटी। So let's see the change with respect to the provisions for Aadhaar PAN linking. First, we will see what are the existing provisions. So every person who has been allotted PAN as on 1st July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number is required to intimate his Aadhaar number. आधार नंबर को इंटीमेट करना ज़रूरी है किसको? टू द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। कब तक? ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022 तक। 31 मार्च 2022 तक आधार नंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना ज़रूरी है। इन केस ऑफ फेलियर क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज? द पैन विल बिकम इनऑपरेटिव इमीडिएटली आफ्टर 31 मार्च 2022। मतलब 1 अप्रैल 2022 से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो अगर पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो अगर कहीं पैन फर्निश करना है या इंटीमेट करना है या कोड करना है तो माना जाएगा कि पैन फर्निश, इंटीमेट या कोड नहीं किया गया है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द पर्सन विल बी लायबल फॉर द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉट फर्निशिंग, इंटीमेटिंग और कोटिंग द पैन। ये जो 31 मार्च 2022 की डेट है, दैट वॉज एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2023, राइट। इसका मतलब पैन was to become inoperative from 1st April 2023. From 1st April 2023. पैन अगर इनऑपरेटिव हो गया है तो उसको ऑपरेटिव बनाने के लिए आपको आधार इंटीमेट करना पड़ेगा, और जब आप सब्सिक्वेंटली आधार नंबर इंटीमेट करेंगे देन द पर्सन विल नीड टू पे फीस अंडर सेक्शन 234H, where the intimation is made within 3 months from 31st March 2022, 500 रुपीज़। इसका मतलब टिल 30 जून 2022, और उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 234H। इसका मतलब 31 मार्च 2022 के बाद जब भी आधार का इंटीमेशन होगा तो एट द टाइम ऑफ इंटीमेशन 234H में फ़ी पे करनी पड़ेगी। 30 जून तक 500 और उसके बाद 1000 रुपीज़। जहाँ तक पैन के इनऑपरेटिव होने की बात है, 31 मार्च 2023 तक पैन विल रिमेन इन ऑपरेशन, पैन विल रिमेन ऑपरेटिव। 1 अप्रैल 2023 तक भी अगर आधार इंटीमेट नहीं किया गया तो उस डेट से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन ऑपरेटिव फिर कब बनेगा? व्हेन द पर्सन इंटीमेट्स द आधार नंबर आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस अंडर सेक्शन 234H। ठीक है। और इस प्रोविज़न के कॉन्टेक्स्ट में सर्टेन पर्सन्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड। 1, 2, 3, 4 residing in the states of Assam, Jammu and Kashmir and Meghalaya, a non-resident of the age of 80 years or more at any time during the previous year, not a citizen of India। जो अभी हमने प्रोविज़न डिस्कस किए,
these people are exempted from such provisions। तो ये तो हो गई एग्जिस्टिंग पोजीशन। तो अब देखते हैं कि चेंज या अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो मोटे मोटे बेसिकली दो चेंजेस हुए हैं। एक तो जो 31 मार्च 2023 की जो टाइमलाइन थी, आफ्टर विच द पैन बिकम्स इनऑपरेटिव, ये बढ़ा दी गई है बाय 3 मंथ्स, 3 महीने से बढ़ा दी गई है। इसका मतलब ये बन गई है 30 जून 2023। इसका मतलब 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स PAN will become inoperative if the Aadhaar number has not yet been intimated। ओके, ये तो पहला बड़ा चेंज है। दूसरा बड़ा चेंज ये हुआ है कि there are certain specific consequences that have been prescribed that will arise while the PAN is inoperative for that particular period of time। तो अब एक बार देख लेते हैं कि मॉडिफिकेशन क्या हुआ है इन डिटेल। आधार पैन लिंकिंग, तो दिस प्रोविजन रिमेन्स द सेम कि आधार नंबर को इंटीमेट करना है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022। ओके, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। तो इस टेबल से थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। डेट ऑफ इंटीमेशन क्या है, कब आधार का इंटीमेशन हो रहा है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। क्योंकि 31 मार्च 2022 डेट है जो कि चेंज नहीं हुई है, तो अगर 31 मार्च 2022 या उसके पहले इंटीमेशन हो जाता है आधार का तो बेसिकली कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ओके, तो इस पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक अगर आधार का इंटीमेशन होता है तो पोजीशन क्या है, पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा, पैन विल रिमेन ऑपरेटिव, लेकिन 234H में जो फीस है वो लगेगी। और जैसा हम पहले देख चुके हैं 30 जून 2022 तक अगर आधार इंटीमेट करते हैं तो 500 की फीस लगेगी और उसके बाद 1000 की फीस लगेगी। फ्रॉम 1 जुलाई 2023 पैन विल बिकम इनऑपरेटिव। जो अभी तक 1 अप्रैल 2023 था वो जैसा हमने देखा इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ्स। तो 1 जुलाई 2023 के पहले तक पैन विल रिमेन ऑपरेटिव, 1 जुलाई 2023 से पैन विल बिकम इनऑपरेटिव विद सर्टेन स्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस। और स्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, there are basically 4 consequences that have been specified। A person whose PAN has become inoperative is liable for the following further consequences। और ये consequences किस पीरियड के लिए अप्लाई होंगी, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2023, क्योंकि ये वो डेट है जब से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, टिल द डेट पैन बिकम्स ऑपरेटिव। और पैन कब ऑपरेटिव बनेगा, व्हेन आधार नंबर इज इंटीमेटेड। सो पैन कैन बी मेड ऑपरेशनल, पैन कैन बी मेड ऑपरेटिव अपॉन इंटीमेशन। फीस पे करनी पड़ेगी, और क्योंकि ये 30 जून 2022 के बाद इंटीमेशन हो रहा है तो फीस ऑफ ₹1000 विल बी पेड अंडर 234H। ऐसा करने से पैन विल बिकम ऑपरेटिव विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन। राइट, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन। जब तक पैन ऑपरेटिव नहीं बनता है, दैट मीन्स 1 जुलाई 2023 से लेकर टिल द डेट पैन बिकम्स ऑपरेटिव, 4 स्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेज फ्लो करेंगी। फर्स्ट, refund of any amount of tax or any part thereof due under the provisions of the act will not be made to the person। रिफंड नहीं ग्रांट होगा, रिफंड नहीं अलाउ होगा, रिफंड नहीं दिया जाएगा, और उस रिफंड पे इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। किस पीरियड तक, इंटरेस्ट विल नॉट बी पेबल ऑन सच रिफंड फॉर द पीरियड द पैन रिमेन्स इनऑपरेटिव। मतलब फ्रॉम 1 जुलाई 2023 एंड एंडिंग विद द डेट ऑन विच इट बिकम्स ऑपरेटिव। उस पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट बनना है वो नहीं दिया जाएगा रिफंड पे। थर्ड कॉन्सिक्वेंस, इफ TDS इज डिडक्टेबल इन द केस ऑफ सच पर्सन जिसका पैन इनऑपरेटिव है, देन द TDS विल बी डिडक्टेड एट द हायर रेट विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 206AA। जैसा कि हमको पता है TDS के चैप्टर को पढ़ते समय इट इज़ द हायर ऑफ द रेगुलर रेट और 20%। ऐसे ही where TCS is collectible in the case of such person, the TCS will be collected at the higher rate specified under section 206CC। तो ये 4 स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज फ्लो करेंगे। जो एग्जेम्पशंस हम पहले देख चुके हैं दे रिमेन द सेम। तो इन कैटेगरी में अगर कोई पर्सन फॉल कर रहा है तो ये आधार लिंकिंग के प्रोविजंस और इनऑपरेटिव होने की कॉन्सिक्वेंसेज अप्लाई नहीं करेंगी। लेट्स लुक एट वन क्विक एग्जाम्पल, MCQ। ओके, M32, Saloni having a PAN number as well as Aadhaar number intimated her Aadhaar number to the Income Tax Department on 15th July 2023।
ओके, तो ये 30 जून 2023 जो कि टाइमलाइन है आफ्टर विच द पैन बिकम्स इनऑपरेटिव, ये उसके बाद की बात है। इंटीमेशन 15 जुलाई 2023 को हो रहा है। अच्छा, शी प्रोवाइडेड एजेंसी सर्विसेज टू BCD प्राइवेट लिमिटेड ऑन 10 जुलाई 2023 for which she was paid commission of rupees 1 lakh on this date. Which of the following is the correct option? तो इस केस में पैन इनऑपरेटिव रहेगा कि ऑपरेटिव रहेगा? पैन विल बिकम इनऑपरेटिव फ्रॉम 1st of July 2023. पैन बिकम्स इनऑपरेटिव फ्रॉम 1st July 2023 क्योंकि 1st July 2023 तक भी इन्होंने आधार इंटीमेट नहीं किया है। ओके, इन्होंने आधार इंटीमेट किया है 15 जुलाई 2023 को। सो पैन विल बिकम इनऑपरेटिव फ्रॉम 1st July 2023. अब व्हेन शी इज इंटीमेटिंग द आधार नंबर ऑन 15 जुलाई 2023 तो इनको 234H में फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फीस अंडर सेक्शन 234H क्या थी? अगर 30 जून 2022 तक इंटीमेशन हो रहा है तो 500 रुपीज़, उसके बाद 1000। तो क्योंकि ये उसके बाद हो रहा है, उस डेट के बाद, तो 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी आधार के इंटीमेशन के टाइम पे। उसके बाद पैन ऑपरेटिव बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि इंटीमेशन के पहले और पैन जिस दौरान इनऑपरेटिव है उस ड्यूरेशन है, मतलब 10 जुलाई 2023 फॉल्स विद इन दैट पीरियड, तो स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस रहेगा इन द केस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जिस केस में सेक्शन 206AA में द हायर रेट ऑफ TDS विल अप्लाई। अब यहाँ पर सलोनी वॉज पेड कमीशन ऑफ रुपीज़ 1 लाख, इसका मतलब जो सेक्शन है वो TDS का लगेगा 194H जिसमें रेट है 5%, लेकिन यहाँ पर 206AA में हायर ऑफ द रेगुलर रेट ऑफ 5% और 20% के हिसाब से TDS रेट लगेगा, इसका मतलब 20% के हिसाब से डिडक्ट होगा। तो BCD लिमिटेड BCD प्राइवेट लिमिटेड विल डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194H एट 20%। तो बेसिकली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि फीस 500 है जबकि फीस होनी चाहिए 1000। सी करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पैन इनऑपरेटिव है, ऑपरेटिव नहीं रहेगा, और TDS 20% है, 5% नहीं रहेगा, राइट। और डी क्यों गलत है? डी इसलिए गलत है क्योंकि TDS रेट 20% रहेगा, 5% नहीं रहेगा। वी विल नाउ मूव टू द GST पोर्शन। ओके, और जो डॉक्यूमेंट हम यूज़ करेंगे वो ICAI का स्टैट्यूटरी अपडेट डॉक्यूमेंट है फॉर नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस, और इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पूरा डॉक्यूमेंट हम यूज़ नहीं करेंगे, हम जो रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में उन्हीं को हम जो है कवर करेंगे, बाकी अमेंडमेंट्स कवर नहीं करेंगे। और ये समझने के लिए बहुत ब्रीफ में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट बेसिकली कवर क्या कर रहा है। तो लास्ट जो स्टडी मटेरियल रिलीज़ किया था ICAI ने ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज द अगस्त 2021 एडिशन विच वाज अमेंडेड अप टू 30 अप्रैल 2021। तो the study material that is available is amended up to 30th April 2021। अब नवंबर 2023 की अगर हम बात करें तो the law updated till 30th April 2023 is relevant। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये स्टडी मटेरियल है then we also need to look at or make use of the statutory updates from 1st May 2021 to 30th April 2023। ठीक है, statutory updates during this period plus August 21 edition of ICAI will give you the material which will be relevant for your November 2023 exams। तो इस पीरियड को 1st May 2021 से लेकर 30th April 2023 बेसिकली 2 साल का पीरियड है। इसको कवर करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स ICAI ने रिलीज़ किए थे। पहला 1st May 2021 टू 30th April 2022। ओके, और उसके बाद का 1 साल 1st May 2022 टू 30th April 2023। अच्छा, टैक्स बुक से अगर आप पढ़ रहे हो या किसी और मटेरियल या बुक से भी आप पढ़ रहे हो तो मोस्ट लाइकली
टैक्स बुक का मैं बताता हूँ। टैक्स बुक तो जैसा हम जानते हैं इट इज़ अपडेटेड टिल 31 अक्टूबर 2022। तो बेसिकली हमारे लिए जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स रिलेवेंट हैं दे आर रिलेवेंट फॉर द पीरियड 1 नवंबर 2022 टिल 30 अप्रैल 2023, राइट। इस पीरियड के दौरान जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स आए हैं और जो इस डॉक्यूमेंट में कवर्ड हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका मतलब कि 1 मई 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक, क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्स बुक में कवर्ड है, वो स्टैट्यूटरी अपडेट्स इस डॉक्यूमेंट्स में कवर्ड है, पर हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दो स्टैट्यूटरी अपडेट्स बिकॉज दे फॉर्म पार्ट ऑफ योर बुक। तो इस डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट्स चैप्टर वाइज हैं, तो हम भी चैप्टर वाइज चलेंगे और देखेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट्स रिलेवेंट है हमारे लिए। तो फर्स्ट वी मूव टू द चैप्टर ऑन सप्लाई और इसमें पॉइंट नंबर 3 है, नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द इंश्योर्ड to the insurance company in lieu of no claim bonus offered by said insurance company to him। ये क्या है? As per the practice prevailing in the insurance sector, the insurance companies deduct no claim bonus from the gross insurance premium amount when no claim is made by the insured person during the previous insurance periods। तो जैसा कि हमने देखा होगा नो क्लेम बोनस हमको मिलता है जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अगर हमने प्रीवियस ईयर या ईयर्स में क्लेम नहीं किया है। सो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी वी आर ऑफर्ड नो क्लेम बोनस which results in a reduction of the premium that we are supposed to pay in the current year। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक मोटर कार इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उस साल फॉर्चुनेटली कोई इवेंट कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई तो हमने क्लेम नहीं किया, तो हमने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। तो नेक्स्ट ईयर जब प्रीमियम का कैलकुलेशन होगा तो द इंश्योरेंस कंपनी में गिव नो क्लेम बोनस इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। तो नेक्स्ट ईयर अगर सपोज 1000 का प्रीमियम बन रहा है तो नो क्लेम बोनस सपोज अगर 10% है तो 100 माइनस हो जाएगा एंड वी विल बी आस्क्ड टू पे ओनली 900। तो ये बेसिकली है डिडक्शन 100 रुपीज़ का विच इज़ ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस। और ये डिडक्शन क्यों मिला है? क्योंकि हमने पास्ट ईयर या ईयर्स में कोई क्लेम नहीं किया। सो एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी हमको ये डिडक्शन दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इज़ दिस अ सर्विस विच इज़ टैक्सेबल अंडर GST? इसमें कौन सी सर्विस है भाई? अब आप इसमें देखो, ये है शेड्यूल 2, ये है शेड्यूल 2 का पैरा 5E which deals with agreeing to the obligation to refrain, tolerate, do and act। Okay, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act is treated as supply of service under पैरा 5E of शेड्यूल 2। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सर्विस है तो क्या है टैक्सेबल है कि नहीं, राइट। इसमें किस चीज़ की सप्लाई हो रही है, सर्विस क्या है और इसमें कंसिडरेशन क्या है। द इशू विच अराइजेस फॉर कंसिडरेशन इज वेदर द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस अलाउड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय द इंश्योर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। क्या ये कंसिडरेशन है? क्या ये जो 100 रुपीज़ नो क्लेम बोनस है इसका डिडक्शन मिल रहा है, राइट। सो इज इट अ कंसिडरेशन फॉर व्हाट सप्लाई? सप्लाई ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट शेड्यूल 2 अभी जैसा कि हमने देखा इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सर्विस। तो यहाँ पर किस चीज़ की सप्लाई हो रही है? सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, राइट। द इंश्योर्ड इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम द एक्ट एंड देयर इज एन ऑब्लिगेशन। विच एक्ट? ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब प्रीवियस ईयर या ईयर्स में हमने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। द इंश्योर्ड डिड नॉट लॉज इंश्योरेंस क्लेम, दैट मीन्स द इंश्योर्ड obligated to refrain from the act of lodging the insurance claim, so that becomes a supply of service under schedule 2 para 5E। और उसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन है वो नो क्लेम बोनस का डिडक्शन है ₹100। सो दैट मीन्स ₹100 शुड बी टैक्सेबल अंडर GST। अब क्वेश्चन ये है कि उसका टैक्सेशन इस तरीके से होगा कि नहीं होगा।
इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। अब CBDT ने गाइडलाइंस इस कॉन्टेक्स्ट में इशू करी थी रिसेंटली, और बेसिकली उसको अगर हम देखें सो देयर आर 4 prerequisites which should be satisfied in order to say that this will be taxable under GST. पहला, agreeing to the obligation to refrain, tolerate और do हमारे केस में नहीं है, refrain, okay? Agreeing to the obligation to refrain must be under an agreement or contract, हमारे केस में इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकेंड, वन ऑफ द पार्टीज टू सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, हमारे केस में इंश्योर्ड, मस्ट बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, राइट? तो क्या इंश्योर्ड इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन? क्या अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी इज ही ऑब्लिगेटेड नॉट टू लॉन्च अ कंप्लेंट इन ल्यू ऑफ नो क्लेम बोनस which will be offered by the insurance company? This is the question basically. Third, some consideration must flow in return from the other party to the first party, that means from the insurance company to the insured for such activity, for such refrainment. तो वो जो नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट था वो कह रहे हैं कि ये कंसिडरेशन है। एंड फोर, सच कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट इन इट्स ओन राइट। तो ये 4 प्री रिक्विजिट्स अगर फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो टैक्सेबिलिटी GST में नहीं होगी। तो सर्कुलर बेसिकली क्या क्लेरिफाई कर रहा है? सर्कुलर क्लेरिफाई कर रहा है दैट द कस्टमर इंश्योर्ड, the customer or the insured procures insurance policy to indemnify himself from any loss or injury as per the terms of the policy. ठीक है कि भाई अगर कोई लॉस और इंजरी होती है then as per the terms of the policy I will be protected by virtue of the policy. That's why the customer or the insured procures the policy. But he is not under any contractual obligation not to claim insurance claim during any period covered under the policy in lieu of NCB. ऐसा कोई contractual obligation नहीं होता है कि NCB क्योंकि आप दे रहे हैं so I am under a contractual obligation not to claim. तो ऐसा कोई contractual obligation नहीं है। क्योंकि contractual obligation नहीं है तो वो सारी conditions जो prerequisites हैं वो satisfy नहीं हो रहे हैं। So it is therefore clarified that there is no supply provided by the insured to the insurance company in the form of agreeing to the obligation to refrain from the act of lodging insurance claim during the previous year or years, and NCB cannot be considered as a consideration for any supply provided by the insured to the insurance company, right? तो इस केस में there is no supply और GST का taxation NCB के context में नहीं होगा। Second question जो इसी context में उठता है that is in respect of supply by the insurance company to the insured. अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो क्वेश्चन ये था कि whether there is a taxable supply of service from the insured or the customer to the insurance company, right, where the consideration is in the nature of no claim bonus. अब यहाँ पर सेकेंड लेग की बात करते हैं, सर्विस बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। तो जैसा कि हमने देखा था फॉर एग्जांपल 1000 अगर ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम है और 100 NCB है जिसका डिस्काउंट देके 900 इज द consideration that is charged. So 100 is basically the discount. Now the question is whether this 100 can be claimed as deduction from rupees 1000 to say that 900 is the value of supply and GST should be charged not on 1000 but on 900. मतलब ये जो NCB से related discount है is this deductible in calculating the value of supply under section 50. तो हम इस समय वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पे आ गए हैं और ये पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर, नो क्लेम बोनस एट परमिसिबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 15(3)(a फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड। ये जो डिस्काउंट है इसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 15(3) रेलेवेंट है, और डिस्काउंट is not included in the value of supply, मतलब it should be excluded if it is given before or at the time of supply, मतलब it should be known at the time of supply, right, and it has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो डिस्काउंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो देखते हैं कि इस केस में क्या पोजीशन बनेगी। इस केस में द इंश्योरेंस कंपनीज मेक द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ NCB सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस टू द इंश्योर्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। इसका मतलब दिस फैक्ट इज नोन बिफोर हैंड एंड ऑल्सो प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द NCB इन द इनवॉइसेस ऑल्सो।
तो इसका मतलब डिस्काउंट के एक्सक्लूजन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। देयरफॉर NCB is a permissible deduction under section 15(3)(a) for the purpose of calculation of value of supply and जैसा कि हमारा ये एग्जाम्पल था, the value of supply will not be 1000, after excluding discount of 100 the value of supply will be 900. We now come to the chapter on charge. तो इसमें point 3 हमारे लिए relevant है। Provisions of reverse charge mechanism RCM notification extended to courts and tribunals also. तो इसको समझते हैं अमेंडमेंट क्या है। तो बेसिकली सेक्शन 9(3) में जैसा कि हम जानते हैं, सर्टेन सर्विसेज हैव बीन नोटिफाइड वेयर टैक्स इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट अंडर RCM और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सप्लायर टैक्स बियर नहीं करता है, रेसिपिएंट इज सपोज टू पे द टैक्स। और इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी एप्लीकेबल है। और the point to note here is that the provisions given insofar as they apply to central government and state government also apply to the parliament and state legislatures, right? इसका मतलब अगर कोई सर्विस नोटिफाइड है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सप्लायर है, तो ऐसे केस में RCM लगेगा। तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि सच प्रोविज़न विल ऑल्सो अप्लाई टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, इसका मतलब अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी सप्लायर है तो भी RCM लगेगा इन द सेम फैशन एज द प्रोविजन अप्लाइज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नाउ दिस हैज़ ऑल्सो बीन मेड एप्लीकेबल टू कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, राइट। इसका मतलब अगर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, अगर कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल सप्लायर ऑफ सर्विस है which is notified for RCM in the context of central or state government, तो उसका RCM में कवरेज इस केस में भी होगा। तो जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो एंट्री नंबर 5 और 5A रेलिवेंट है। एंट्री नंबर 5 में तो सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग सर्टेन सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर RCM, राइट। And renting of immovable property by the government to any person registered under GST is also taxable under RCM. अब by virtue of this amendment, the provisions insofar as they apply to central government and state government also apply to parliament, state legislatures और amendment के बाद to courts and tribunals as well. For example, इसका implication क्या बना? Taxable service supplied by courts or tribunals such as renting of premises to telecommunication companies for installation of towers. जैसे कोई कोर्ट है, उसने अपने premises को रेंट किया, किसको? टू से a telecommunication company for installation of towers. So it will also now be treated under RCM. तो the telecommunication company as recipient will be liable to discharge tax under the RCM method. Similarly, if the court is renting chamber to the lawyers, then also that service will now be taxable under RCM. तो ये amendment का implication है। We now move to the chapter on exemptions. This is point number 12 in respect of renting of residential dwelling. तो एक बार provisions को देखते हैं। तो this is entry number 12, right? Services by way of renting of residential dwelling for use as residence is exempt. Service by way of renting, अगर किसी residential dwelling को rent किया है for use as residence, okay, that means if the property rented out as residential and the purpose of renting is residential, तो the service is exempt under entry 12. But it is not exempt where the residential dwelling is rented to a registered person. अगर registered person को renting है तब entry 12 के अंदर exemption नहीं है। तो जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अच्छा, इसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में RCM नोटिफिकेशन की एंट्री 5AA, एंट्री 5AA में RCM अप्लाइज व्हेन देयर इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो वो यहाँ पर एंट्री 12 में एग्जेम्प्ट नहीं होगी, पर एंट्री 5AA में RCM के अंडर टैक्सेबल हो जाएगी। तो क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं? द प्रॉपर्टी रेंटेड आउट इज रेजिडेंशियल and the purpose of renting is also residential and the property is rented out to an unregistered person, मतलब registered नहीं है, तो exemption मिलेगा।
द सर्विस इज एग्जेम्प्ट। सिर्फ इस एक केस में अंडर एंट्री 12 एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, बाकी जितने केसेस में उसमें एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी रेंटेड आउट इज रेजिडेंशियल बट द पर्पज इज ऑल्सो रेजिडेंशियल बट द रेंटिंग इज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो एग्जेम्पशन नहीं है, इट इज़ टैक्सेबल। और इस केस में RCM के अंडर टैक्सेबल होगी, क्यों? बिकॉज देर इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इफ द प्रॉपर्टी इज रेजिडेंशियल बट द पर्पज ऑफ रेंटिंग इज नॉन रेजिडेंशियल, तो भले ही जिसको रेंटिंग हो रही है वो अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ओके, एंड द सर्विस विल बी टैक्सेबल। अगर रेंटिंग इज हैपनिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो RCM विल अप्लाई। ये जो ब्लैक बॉक्सेस हैं, ये जो दो केसेस हैं ब्लैक बॉक्सेस हैं, बेसिकली वेयर द रेंटिंग इज नॉट एग्जेम्प्ट एंड द रेंटिंग इज ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इन दो केसेस में ब्लैक बॉक्स मतलब RCM के अंदर टैक्सेबिलिटी बन रही है। बाकी केसेस में जहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं है वहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबिलिटी बनेगी। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंशियल है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस एंड इनरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन टू होम द प्रॉपर्टी इज रेंटेड आउट वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबल रहेगा। तो ये तो करंट पोजीशन है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो प्रोप्राइटर इज बेसिकली एन इंडिविजुअल, और अगर वो GST में रजिस्टर्ड है एंड से द प्रोप्राइटर हैज़ rented a residential dwelling for the purpose of his own residence on personal capacity, तो वो भी टैक्सेबल हो रहा था, वो भी टैक्सेबल हो रहा था अंडर RCM, और सोल प्रोप्राइटर को टैक्स पे करना पड़ रहा था। क्यों? बिकॉज द प्रॉपर्टी रेंटेड आउट इज रेजिडेंशियल एंड द पर्पज ऑफ रेंटिंग इज रेजिडेंशियल एंड द प्रॉपर्टी इज रेंटेड आउट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन सोल प्रोप्राइटर, एंड देयरफॉर RCM के अंडर एंट्री 5AA में टैक्सेबिलिटी बन रही थी, right? So this was creating difficulty, even though the objective of the exemption was to exempt renting of residential dwelling for use as residence, पर ऐसा होने के बावजूद भी mainly because the sole proprietor was a registered person, he had to pay tax under RCM। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ है, यहाँ पर फर्दर एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है। सो इवन दो, एंड दिस बेसिकली इज एन एक्सेप्शन टू द एग्जिस्टिंग रूल। So although service by way of renting of residential dwelling to a registered person are not exempt as per the current position, these are still exempt where two conditions are satisfied। तो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, इवन दो द रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज टू द रजिस्टर्ड पर्सन। क्या कंडीशंस है? रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, सोल प्रोप्राइटर बेसिकली, and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence, किसी और के रेसिडेंस के लिए नहीं, स्टाफ वगैरह के लिए नहीं, for his own personal capacity for his own residence, and such renting should be on his own account and not that of the proprietorship concern। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इस केस में फिर एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर एंट्री 12 और RCM में टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। ओके, अब एक बार दो तीन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो उससे समझ में हमें और क्लियरली आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, Vinod has let out a residential house to Geeta, salaried individual, for use as residence on a monthly rent of rupees 40,000। So basically this is renting of residential dwelling for use as residence and the person is not registered, क्योंकि यहाँ salaried individual दिया हुआ है तो इसलिए the supply will be exempt under entry 12। Question 6, Vinod has let out a residential house to Geeta, a sole proprietor retailer registered under GST on a monthly rent of 40,000। Geeta has rented the house in a personal capacity for use as her own residence and the renting is on her own account and not that of the account of the proprietorship concern। तो ऐसे केस में अभी जो अमेंडमेंट आया है उसके बेसिस पर द सर्विस इज गेटिंग एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 12। व्हाई? बिकॉज it is renting of a residential dwelling for use as residence to a registered person, but the person is a proprietor of a proprietorship concern and rents the dwelling in her personal capacity for use as her own residence and the renting is on her own account। तो इसलिए एग्जेम्पशन मिलेगा, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 6 अब अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, we assume that Geeta has rented the house for use as residence by her staff
and the renting is on the account of the proprietorship concern. तो ये the renting is not for residents in her personal capacity, for her own residence, rather it is for the residence of her staff, and the renting is not on her own account, rather it is on the account of the proprietorship concern. तो इसलिए it will not be exempt and consequently tax will be payable by Geeta under RCM method because it is renting of residential dwelling to a registered person. Question 8. Vinod has let out a shop. अब जहाँ हम देखते हैं कि शॉप है तो हमारा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की तो है ही नहीं इसमें लेटिंग, तो इसलिए इट इज़ नॉट एग्जेम्प्ट. विनोद हैज़ लेट आउट अ शॉप टू गीता रिटेलर नॉट रजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शॉप रजिस्टर्ड है, इसलिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन. विनोद हैज़ लेट आउट अ शॉप टू गीता अ रिटेलर रजिस्टर्ड. इस केस में रजिस्टर्ड है और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग भी नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट एग्जेम्प्ट. और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, आरसीएम में टैक्सेबल नहीं है. आरसीएम में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि आरसीएम एंट्री 5AA अप्लाइज टू रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग. इस केस में देयर इज रेंटिंग ऑफ शॉप. ओके, सो होप दिस अमेंडमेंट इज नाउ क्लियर. नेक्स्ट अमेंडमेंट रिलेट्स टू एग्जेम्पशन एंट्री नंबर 23A. सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी. ये अभी तक एग्जेम्प्ट था, बट नाउ द एग्जेम्पशन हैज़ बीन विथड्रॉन. सो दिस सर्विस इज़ नो लॉन्गर एग्जेम्प्ट, इट नाउ बिकम्स टैक्सेबल. अच्छा, यहाँ पर एक एंट्री 23 भी थी, एक एंट्री 23 भी थी which said that the service by way of access to a road or a bridge on payment of not annuity but toll charges will be exempt. ये विड्रॉ नहीं हुई है तो toll charges are still exempt under entry 23. जो exemption withdraw हुआ है that is in respect of payment of annuity in respect of access to a road or a bridge. We now come to page 38 and point number 16. Exemption available to educational institutions and central and state educational boards for conduct of entrance examination extended to any authority, board or body set up by the central or state government including NTA or National Testing Agency for conduct of entrance examination for admission to educational institution. तो ये exemption इस केस में extend किया गया है. Let's look at the amendment. So this pertains to services provided by National Testing Agency etc. Okay, तो exemption को समझने के पहले एक बार exemption के provision देख लेते हैं regarding education. Entry 66 and certain output services provided by educational institutions is exempt by virtue of entry 66. और इसमें एक इस टेबल में अगर A2 देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फ़ी. तो अगर एंट्रेंस फ़ी लेके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, राइट, एंड सच सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सो द कंडीशन इज़ कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. अब हम देखते हैं कि देयर आर सर्टेन बॉडीज़ लाइक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, राइट, and there could be any other authority or board or a body which is set up by the central government or the state government, and this includes National Testing Agency or NTA, जो कि कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं. तो are these services exempt under entry 66? So the clarification is that any authority, board or body set up by central government or state government including NTA. For what? For conduct of entrance examination for admission to education institution. These authorities, boards or bodies will be treated as educational institution, but not for all purposes, for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to education institution. So service which is provided by way of conduct of entrance examination, that will only be exempt. और कोई अगर सर्विस है तो that will not be exempt by virtue of this provision, by virtue of this amendment. तो अगर say there is National Testing Agency जो कि examination, entrance examination conduct करा रही है, so that service will be exempt under entry 66. Why? Because for that limited purpose, the National Testing Agency or say any other authority, board or body set up for this purpose will be considered to be an educational institution और इसलिए वो entry 66 में fall कर जाएगा. Next point, point number 17.
Clarification on applicability of GST on accommodation services. Accommodation services supplied by whom? Air Force, mess and other similar messes. To whom? To its personnel. So basically Air Force mess या similar messes, they provide accommodation services to their personnel. So the question is whether that will be taxable under GST or not. Whether GST is payable on accommodation services supplied by Air Force mess or say other similar messes to its personnel. All services supplied by central government, state government, union territory or local authority to any person other than business entities, right? क्योंकि सर्विस यहाँ पर पर्सनल को प्रोवाइड हो रही है, सो पर्सनल बिजनेस एंटिटीज नहीं होंगे, सो दे विल बी द रेसिपिएंट विल बी एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी आर exempt from GST wide entry 6 barring a few specified services such as services of postal department, transportation of goods and passengers etc. इसका मतलब कुछ पोस्टल सर्विसेज जैसे स्पीड पोस्ट वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स एक्सेट्रा को छोड़ के बाकी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है किसको? टू पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 6. तो ये तो बता रहे हैं कि प्रोविज़न है. अच्छा, यहाँ पर टेबल पे भी ये क्लियरली दिख रहा है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी. और रेसिपिएंट कौन है? यहाँ पर्सनल की बात हो रही है, तो बिजनेस एंटिटी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी भी इसमें रेसिपिएंट नहीं है, तो बेसिकली पर्सनल फॉल्स अंडर कैटेगरी डी अदर्स. तो यहाँ अगर हम देखें तो बेसिकली एक तो बेसिक पोस्टल सर्विसेज और नॉन बेसिक पोस्टल सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल एग्जेम्प्ट नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स एग्जेम्प्ट नहीं है. बाकी जितनी सर्विसेज है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर सर्विसेज, देज आर एग्जेम्प्ट. वो एग्जेम्प्ट हैं इन केस ऑफ अदर्स, दैट मीन्स पर्सन्स अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो ये एग्जेम्प्ट है. तो अगर सर्विस प्रोवाइडर CG, SG, UT या LA है और रेसिपिएंट इज अदर्स, दैट मीन्स नॉट अ बिजनेस एंटिटी, देन बारिंग फ्यू सर्विसेज ऑल अदर सर्विसेज जिसमें अकोमोडेशन सर्विसेज भी आती हैं वो बेसिकली एग्जेम्प्ट बन जाएगा. तो उसी को रीइटरेट करते हैं, यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहे हैं. इट इज़ हियर बाय क्लेरिफाइड दैट अकोमोडेशन सर्विसेज, राइट, जो कि हमने टेबल में देखा एग्जेम्पशन मिलेगा, प्रोवाइडेड बाय एयरफोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेसेज. वो कौन सी हो सकती हैं? जैसे आर्मी मेस, नेवी मेस, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्स मेस टू देयर पर्सनल, मतलब बिजनेस एंटिटी नहीं है, और एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी आर कवर्ड बाय एंट्री 6 एग्जेम्पशन मिलेगा, प्रोवाइडेड द सर्विसेज सप्लाइड बाय सच मेसेज qualify to be considered as service supplied by CG, SG, UT और LA, क्योंकि एंट्री 6 applies where the supplier है CG, SG, UT और LA, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर सप्लायर इज क्वालिफाइड टू बी अ CG और SG और UT और LA, तो ये अकोमोडेशन सर्विसेज विच आर सप्लाइड बाय सच मेसेज टू इट्स पर्सनल will be considered as exempt under entry 6. We now come to the chapter on ITC or input tax credit, और ये है point number 7. In case of non-payment of the value of supply plus tax in respect of an inward supply within 180 days, याद है 180 डेज वाला रूल, 180 डेज के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद टैक्स देयर ऑन उसका पेमेंट करना है रेसिपिएंट को, सप्लायर को. ITC so availed need to be paid along with interest under section 50 while filing GST or 3B. Only proportionate reversal of ITC required in case of part payment of the value of supply plus tax in respect of an inward supply within 180 days. Rule 37 has been substituted. और इसका इफेक्ट क्या है? So basically section 16(2) read with rule 37 है, reversal of ITC in case of non payment of consideration. प्रोविज़न क्या है? बेसिकली प्रोविज़न ये है कि इनवर्ड सप्लाई के केस में the recipient or the registered person who has availed of ITC should pay to the supplier the value of such supply with tax payable thereon within 180 days from the date of issue of invoice by the supplier. 180 days के अंदर value of supply का along with tax इस पूरे amount का payment हो जाना चाहिए. अगर नहीं होता है तो upon failure, अगर नहीं होता है तो क्या होगा? The registered person is liable to pay और रिवर्स एन अमाउंट इक्वल टू द ITC अवेल. तो जितना ITC पहले अवेल किया था, उसको रिवर्स करना पड़ेगा या उसका पेमेंट करना पड़ेगा, राइट. अच्छा, जो अमेंडमेंट हुआ है दैट इज़ हाईलाइटेड इन येलो.
तो अभी तक प्रोविज़न ये था दैट द पर्सन विल बी लायबल टू पे, रिवर्सल का प्रोविज़न नहीं था, वो यहाँ पर अमेंड करके प्रोविज़न को रैशनलाइज कर दिया गया है। तो अगर 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स का, सो द पर्सन विल नीड टू पे और रिवर्स द अमाउंट इक्वल टू द ITC अवेल्ड विद इंटरेस्ट, ये पहले भी था, वाइल फर्निशिंग GSTR 3B रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग सच पीरियड ऑफ 180 डेज। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आता था और ये बेसिकली इम्प्लाइड था पर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं था प्रोविज़न में, तो इसलिए उसको रैशनलाइज किया गया है कि अगर पार्ट पेमेंट हुआ है 180 डेज़ के अंदर और पार्ट पेमेंट 180 डेज़ के बाद हुआ है, तो व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ पेमेंट और रिवर्सल। तो हालांकि इम्प्लाइड था कि फॉर एग्जांपल अगर 50% पेमेंट हमने कर दिया 180 डेज़ के अंदर और 50% पेमेंट हम 180 डेज़ के बाद कर रहे हैं, तो जो पेमेंट और रिवर्सल है ऑफ द ITC अवेल दैट शुड ओनली बी टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, राइट, दैट हैज़ नॉट बीन पेड विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज़। पर क्योंकि वो स्पेसिफिकली नहीं था मेंशन प्रोविज़न में, इसलिए नाउ इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली बीन मेंशन इन द प्रोविज़न दैट इन केस पार्ट ऑफ द अमाउंट is not paid, the amount of ITC to be paid or reversed will be determined proportionately। तो ये बेसिकली एक तो रिवर्सल भी कर सकते हैं, so the amount of ITC can either be paid or reversed, or in case of part payment of amount is involved which is not paid within 180 days, then the amount to be paid or reversed will be determined on a proportionate basis। ये दो बेसिकली अमेंडमेंट्स इस प्रोविजन में आए हैं। द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज पॉइंट नंबर 9, reversal of ITC in the case of non-payment of tax by the supplier and re-availment thereof, new rule 37A। New rule 37A has been inserted। इसको समझते हैं इस अमेंडमेंट का इम्प्लीकेशन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ITC अवेल करने के लिए there are a few conditions which need to be satisfied, and one of the condition under section 16(2)(c) is that the tax charged on supply is actually paid to the government। गवर्नमेंट को जो GST है उसका पेमेंट होना चाहिए उसका पेमेंट होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं एज पर सेक्शन 41 क्या प्रोविज़न है, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल ITC ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस इन हिज रिटर्न। तो बेसिकली सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे द रजिस्टर्ड पर्सन और द रेसिपिएंट हु इज़ रजिस्टर्ड कैन अवेल ITC। ओके, अब उस ITC का क्या होता है, दैट इज़ क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो ये तो शुरू में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे हो जाता है, बट ये जो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट है दैट इज ओनली ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। ITC कंफर्म कब होता है, व्हेन द कंडीशन टू अवेल ITC इज मेट दैट द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई शुड हैव बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, या तो कैश में या थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। ठीक है, तो अल्टीमेटली द सप्लायर शुड पे द टैक्स ऑन सच सप्लाई टू द गवर्नमेंट, तभी ITC रेसिपिएंट के हैंड्स में कंफर्म होता है, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर रेसिपिएंट को ITC को रिवर्स करना पड़ेगा। Thus, the ITC availed by the registered person in respect of the supply, the tax payable whereon has not been paid by the supplier। अगर सप्लायर ने अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उस सप्लाई के अगेंस्ट टैक्स नहीं पे किया है, then that ITC is required to be reversed by the recipient, by the registered person along with interest। तो रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, शुरू में तो हम प्रोविजनल बेसिस पे सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे हमने लिया, राइट, पर अल्टीमेटली कंफर्मेशन तब होगा व्हेन द टैक्सेस अल्टीमेटली पेड टू द गवर्नमेंट, एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। अगर ऐसा नहीं होता है देन द ITC विल नीड टू बी रिवर्स्ड अलोंग विद इंटरेस्ट। अच्छा, हो सकता है कि सब्सिक्वेंटली कभी बाद में सप्लायर मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जब सप्लायर मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स देन द ITC सो रिवर्स कैन बी रीअवेल्ड। तो टैक्स के पेमेंट पर ITC can be re-availed। So to implement this provision, new Rule 37A has been inserted। And what is the situation that Rule 37A covers? 1. ITC has been availed by a registered person। तो registered person है, inward supply हुई, ITC avail किया, where in GSTR 3B return for which period? For a tax period। किसके रिस्पेक्ट में? In respect of such invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in GSTR 1 or using invoice furnishing facility IFF, right। तो सप्लायर ने बेसिकली GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश करी, उसके बेसिस पर
रेसिपिएंट ने, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने आईटीसी को अवेल किया फॉर अ टैक्स पीरियड इन हिज जीएसटीआर 3B रिटर्न, तो आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड। अब सेकंड, सप्लायर के एंड पे देखते हैं। सप्लायर को टाइम दिया गया है टिल 30th ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, कि तब तक आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न फर्निश कर देना है। इसका मतलब आपको यू शुड पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, आईटीसी तो अवेल कर लिया रजिस्टर्ड पर्सन ने, लेकिन द जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड, कौन सा टैक्स पीरियड, करस्पॉन्डिंग टू द एफोरसेड स्टेटमेंट, करस्पॉन्डिंग टू द एफोरसेड स्टेटमेंट, जो जीएसटीआर 1 में जो फर्निश किया था, जीएसटीआर 3B करस्पॉन्डिंग टू दैट टैक्स पीरियड, राइट, हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर, हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर टिल व्हेन, तो एक टाइम लिमिट है, टाइम स्पेसिफाई किया गया है। तब तक अगर जीएसटीआर 3B रिटर्न सप्लायर फाइल कर दे तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं है रेसिपिएंट के हैंड्स में। अगर नहीं करेगा तो फिर आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो क्या टाइम लिमिट है, 30th September फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस डेबिट और डेबिट नोट हैज़ बीन अवेल्ड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी अवेल किया गया है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के 30th of September, मतलब अगर 22-23 की बात करें तो 30th September 23 तक सप्लायर को जीएसटीआर 3B रिटर्न फर्निश करके टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए। अगर वो कर देगा तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, अगर नहीं करता है तो क्या इम्प्लीकेशन बनेगी, इन सच सिचुएशन द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच वॉज अवेल्ड शैल बी रिवर्स्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। कब, while furnishing a GSTR 3B return on or before 30th November following the end of such financial year। तो 30th सितंबर तक हमको देखना पड़ेगा। अगर सप्लाई ने GSTR 3B रिटर्न फर्निश कर दिया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग वेल एंड गुड। बट अगर नहीं किया तो फिर 2 महीने और दिए जा रहे हैं, अक्टूबर एंड नवंबर। तो GSTR 3B रिटर्न while furnishing such return on or before 30th of November, the ITC will need to be reversed by the recipient or the registered person। अगर रिवर्स नहीं कर रहे हैं then such person should pay the amount along with interest। अच्छा, यहाँ तक की तो कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद अगर सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निशेज जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर द सेट टैक्स पीरियड, मतलब 30 सितंबर तक तो नहीं किया, उसके बाद देन द रजिस्टर्ड पर्सन कैन रीअवेल द अमाउंट ऑफ आईटीसी व्हेन इन जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड देयर आफ्टर। उसके बाद जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते समय द रेसिपिएंट कैन रीअवेल द अमाउंट ऑफ आईटीसी इफ द सप्लायर हैज सब्सिक्वेंटली फर्निश्ड द जीएसटीआर 3B। तो 30th September of the subsequent financial year in which ITC was availed, तब तक की timeline है which has been given in respect of furnishing of GSTR 3B return by the supplier। अगर तब तक नहीं furnish करता है supplier GSTR 3B return for the said tax period, then the ITC will need to be reversed। उसके बाद अगर जब भी फाइल करता है तो for a tax period thereafter the ITC can be reavailed by the recipient। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। कृष्णा सप्लायर है, सप्लाइड गुड्स ऑफ वैल्यू 1 लाख, जीएसटी 18% to 18,000 का जीएसटी बन रहा है, टू बलराम, बलराम इज द रेसिपिएंट ऑन 15 जनवरी 2023। बोथ कृष्णा एंड बलराम आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कृष्णा furnished details of invoice for such supply in his GSTR 1 furnished on 11th February 2023। तो 11 फरवरी 2023 को GSTR 1 फर्निश करी। बेसिस दीज डिटेल्स बलराम अवेल्ड आईटीसी ऑफ 18,000 ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस इन हिज GSTR 3B रिटर्न फर्निश्ड ऑन 20th फरवरी 2023। तो GSTR 1 तो सप्लाई बेसिकली जनवरी में हुई, GSTR 1 सप्लायर ने फर्निश करी फरवरी में और रेसिपिएंट ने GSTR 3B रिटर्न फरवरी में फर्निश करके आईटीसी को अवेल कर लिया। Determine the GST implications if Krishna, मतलब supplier, furnished his GSTR 3B return for the month of January 2023 while discharging the tax liability at the time of furnishing the return, GSTR 3B furnish करते समय, on either A और B और C। तो implications देखते हैं। A क्या है, जब सप्लायर ने मतलब कृष्णा ने GSTR 3B रिटर्न फर्निश किया 20th फरवरी 2023 को, तो इसमें क्या implications बनेंगे, Balram availed ITC in his GSTR 3B return for the tax period January 2023 in respect of the invoice
the details of which were furnished by Krishna in his GSTR1. Further, Krishna furnished his GSTR 3B return for the month of January 2023 by its due date of 20th February 2023. तो कृष्णा ने जो GSTR 3B सबमिट किया, that was by the due date. It is not a delayed furnishing beyond 30th of September 2023. Hence, Rule 37A will not be triggered and ITC need not be reversed. कोई implication नहीं होंगे. अच्छा, सिचुएशन बी में क्या है? जब कृष्णा ने GSTR 3B सबमिट किया 20th अप्रैल 2023, तो GSTR 3B तो फर्निश हुआ है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ 20th फरवरी, क्योंकि 20th अप्रैल को फर्निश हुआ है, पर वो 30th सितंबर 2023 के बियॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इट इज़ नॉट ब्रीचिंग दैट टाइम लिमिट. तो इसलिए रूल 37A विल नॉट बी ट्रिगर्ड इन दिस केस एंड ITC नीड नॉट बी रिवर्स्ड. कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. थर्ड केस में GSTR 3B सप्लायर ने, मतलब कृष्णा ने कब फर्निश किया? 10th December 2023. इसका मतलब since Krishna furnished his GSTR 3B return for the month of January 2023 after the timeline of 30th September following the end of the financial year 22-23, मतलब after 30th September 2023, the amount of ITC of 18,000 which was availed by Balram will need to be reversed by him. कब? While furnishing his GSTR 3B return, और उसके लिए 2 महीने और मिलेंगे. While furnishing his GSTR 3B return on or before 30th November 2023. If ITC is not so reversed, अगर रिवर्स नहीं करता है, then Balram will need to pay 18,000 along with interest under section 50. अब कृष्णा ने सब्सिक्वेंटली फर्निश कर दिया GSTR 3B. कब किया? 10 दिसंबर 2023 को. So since Krishna furnished his GSTR 3B return subsequently on 10th December 2023, now Balram can re-avail the ITC of 18,000 for a tax period thereafter. Okay, so this is the effect of the amendment in this provision. We now come to the chapter on registration and this is point number 5 on page 52. और ये amendment है relating to the procedure for registration. Rule 8 and Rule 9 have been amended. Basically 2 amendments हैं. पहला amendment है PAN linked mobile number and email address से related. Okay. और existing provision क्या है उसको समझेंगे तो clear हो जाएगा हमें. तो application for registration and this is section 25 and rule 8. Step 1 में क्या रहता है? Application shall before applying for registration declare. क्या declare करना पड़ता है? PAN declare करना पड़ता है, मोबाइल नंबर declare करना पड़ता है, email address declare करना पड़ता है और state और union territory declare करनी पड़ती है in part A of form GST REG 01 on the common portal. और उसके बाद step 2 में क्या होता है? जहाँ तक PAN का सवाल है, PAN is validated online from the CBDT database. तो PAN वैलिडेट हो जाता है. अच्छा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का क्या होता है? इट इज़ वेरीफाइड थ्रू OTP सेंड टू सच नंबर एंड ईमेल एड्रेस. तो PAN CBDT के डेटाबेस से वैलिडेट होता है और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के लिए OTP जाता है, उसके थ्रू वेरिफिकेशन होता है. अब जो इशू क्रिएट हो रहा था, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई, वो ये की गई, देयर हैव बीन instances of misuse of PAN of a person by unscrupulous elements without knowledge of the said PAN holder. So a person say applies for GST registration and declares the mobile number and email address which belongs to him. तो उस पर OTP जाएगा, OTP सबमिट करेगा, वो वेरीफाई हो जाएगा. अच्छा, the person may misuse the PAN number of say some other person. तो PAN नंबर उसका नहीं है, PAN नंबर किसी और का है, वो आपने डाल दिया. PAN और email address और मोबाइल नंबर did not belong to the same person, right? तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या किया है कि अब मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो वेरीफाई होंगे, they will be linked to the PAN. So PAN linked मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस. तो PAN जब सबमिट करेंगे in the application, right? तो CBDT के डेटाबेस से वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फेच कर लिया जाएगा या कैप्चर कर लिया जाएगा विच इज़ लिंक टू द PAN जो CBDT के डेटाबेस में है, एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म GST REG 01 और OTP बेस्ड वेरिफिकेशन विल बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस. तो आफ्टर अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या रहेगा? स्टेप 1 में बेसिकली द पर्सन विल नीड टू डिक्लेयर हिज PAN एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी. तो ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर यहाँ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है.
पैन का वैलिडेशन जैसे पहले होता था वैसा ही होगा। मोबाइल और ईमेल एड्रेस नहीं दिया है तो वो कहाँ से फैच होगा? सो पैन शैल ऑल्सो बी वेरीफाइड as per the amendment. Now what will happen? PAN shall also be verified through separate OTP sent to the mobile number and email address which are linked to the PAN. तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस CBDT के डेटाबेस से फैच होंगे जो पैन से लिंक्ड है और उन पे सेपरेट OTP जाएगा और वेरिफिकेशन इस हिसाब से होगा। ओके, तो ये तो हो गया पहला अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट डील्स विद आधार ऑथेंटिकेशन एंड रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन। ओके, तो अब पायलट प्रोजेक्ट इज टू बी कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये सिर्फ गुजरात के लिए अभी रहेगा फिलहाल, एंड लेटर ऑन दिस मे बी एक्सटेंडेड टू द अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो पायलट प्रोजेक्ट इज टू बी कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात फॉर व्हाट? फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा एंड रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स। और उसके लिए रूल 8 और रूल 9 में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस विल हेल्प इन tackling the menace of fake and fraudulent registrations. Fake and fraudulent registrations के बहुत सारे cases जो है निकल के आ रहे हैं, and this amendment has been made to particularly tackle this menace of fake and fraudulent registrations. तो जहाँ तक एप्लीकेशन का सवाल है, रूल 8 तो अमेंडमेंट क्या हुआ है? तो अभी तक हमने देखा था कि स्टेप 2 तक क्या अमेंडमेंट हुआ है, राइट, विच इज़ रिलेटेड टू पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। स्टेप 3 में क्या होता है फिर? टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड एंड स्टेप 4 में यूजिंग द टेम्परेरी रेफरेंस नंबर ऑफ द TRN द एप्लीकेंट सबमिट्स द एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST RAG 01 विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। ओके, उसके बाद स्टेप 5 में क्या होता है? वेयर एन एप्लीकेंट ऑप्ट्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर he shall, while submitting the application in step 4, right, undergo authentication of आधार नंबर। तो अगर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर के लिए ऑप्ट किया गया है तो फिर ऑथेंटिकेशन होता है आधार नंबर का। अब यहाँ पर ये अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ पर क्या अमेंडमेंट हुआ है? फर्दर अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड टू रूल 9 विच डील्स विद वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। तो जैसा कि हम चार्ट में देख रहे हैं, ये प्रोसीजर है बेसिकली। The application shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying documents. अब या तो same is found to be in order or the same is found to be deficient. If the application is found to be in order, तो अगर further verification की ज़रूरत नहीं है, मतलब identification okay cases, तो grant of registration is approved within 7 working days. If the case is a case which is marked as identification required case, मतलब further verification की ज़रूरत है, तो क्या होता है? तो registration is granted within 30 days of submission of application after physical verification of place of business and verification of documents. तो further verification होता है और उसके बाद registration grant होता है। अच्छा, if the application is found to be deficient, then the proper officer may issue a notice within 7 working days. अब ये 7 वर्किंग डेज बढ़ जाते हैं 30 डेज वेयर इन आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड केसेस। तो क्वेश्चन है कि ये आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड केसेस कौन से हैं? इन 3 सिचुएशंस द केस इज मार्क्ड एज एन आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड केस, A, B और C। B येलो से हाईलाइटेड है, सो ये एडिशन है विच हैज़ बीन मेड बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट। A एंड C केसेस आर एग्जिस्टिंग एज ऑफ नाउ। अ पर्सन अदर देन दैट एग्जेम्प्टेड। अच्छा, there are certain persons who are exempted from आधार ऑथेंटिकेशन, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। 6 केसेस हैं बेसिकली। पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको अगर हम छोड़ दें तो केस ए में क्या है? अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, और डज नॉट ऑप्ट फॉर सच ऑथेंटिकेशन, तो फर्दर वेरिफिकेशन होगा। ओके, सी, प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड केस में मार्क हो जाएगा। और नंबर बी, ये अभी एडिशन हुआ है, ये क्या है? अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन आधार ऑथेंटिकेशन, ओके, इज आइडेंटिफाइड, सारे केसेस नहीं, इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अगर
वो केस को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस, देन दैट केस विल बी मार्क्ड एज आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड केस। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट्स हुए हैं रूल 8 और 9 में, और ICAI ने अपने डॉक्यूमेंट में जितना प्रोसीजर से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट है स्टडी मटेरियल का वो रिप्रोड्यूस किया हुआ है, मेकिंग दीज माइनर अमेंडमेंट्स। ओके, तो अमेंडेड पोजीशन टिल 30th अप्रैल हैज़ बीन डिस्कस्ड बिलो, लेकिन हमको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव नोटेड स्पेसिफिकली द अमेंडमेंट्स। तो ये पूरे के पूरे चार्ट रिप्रोड्यूस किए गए हैं, पूरा प्रोसीजर रिप्रोड्यूस किया गया है, इस पूरे को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हम अमेंडमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली those are the amendments which we need to make note of. We now come to the chapter on invoice and other documents, and this is point number 6, invoice cum bill of supply rule 46A में amendment आया है, और ये amendment क्या है ये देख लेते हैं। तो provision basically rule 46A है, and this deals with invoice cum bill of supply, और ये हम जानते हैं कब issue होता है, जब एक registered person taxable as well as exempted goods या services की supply कर रहा है to an unregistered person, तो वो एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है फॉर ऑल सच सप्लाईज, और उसके लिए सेपरेट टैक्स इनवॉइस या सेपरेट बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? दिस इज़ नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 46, 49 और 54। रूल 46 क्या है? रूल 46 लिस्ट करता है पर्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड इन टैक्स इनवॉइस। 49 क्या है? पर्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड इन बिल ऑफ सप्लाई। 54 क्या है? Particulars to be included in tax invoice in certain special cases like multiplex theater, bank, insurance company, etc., etc. Right? तो अभी तक इस बात को लेके क्लैरिटी नहीं थी कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए, क्योंकि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए स्पेसिफिकली रूल 46 में मेंशन नहीं है। अब अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है कि द सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई शुड कंटेन द पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड फॉर सच डॉक्यूमेंट्स, मतलब टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस। तो टैक्स इनवॉइस में जो पर्टिकुलर्स रूल 46 में मेंशनड है, या रूल 49 में जो बिल ऑफ सप्लाई के लिए मेंशनड है, या रूल 54 में जो स्पेशल केसेस के लिए मेंशनड है, वो सारे पर्टिकुलर्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते समय भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। So this is what the amendment is about. Next amendment is point number 7, exemption from generation of e-invoices available for the entity as a whole and not restricted by the nature of supply being made by the said entity. So basically कुछ entity sectors हैं who are exempted from mandatory generation of e-invoices, right? और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, this is a list of 7 entities or sectors basically who are exempt. Government department, local authority, SEZ unit, insurer, banking company, financial institution, etc., etc. तो ऐसे केस में जो इशू अराइज होता है is whether the exemption from mandatory generation of e-invoices is available for the entity as a whole or whether the same is available only in respect of certain supplies made by the said entity, right? मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, पर हो सकता है और भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करे जैसे बुलियन। तो ये एग्जेम्पशन सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज पे अप्लाई होगा या टू द बैंक एज अ होल? तो इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट द सेड एग्जेम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसेज इज फॉर द एंटिटी एज अ होल एंड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द नेचर ऑफ सप्लाई बीइंग मेड बाय द सेड एंटिटी। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन द सर्कुलर, ये सर्कुलर नंबर 186 आया है, एक एग्जाम्पल भी उसमें दिया हुआ है, देखते हैं। अब बैंकिंग कंपनी, तो एक बैंक है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सम गुड्स इंक्लूडिंग बुलियन। तो फॉर एग्जाम्पल बुलियन भी सप्लाई कर रहा है या और गुड्स सप्लाई कर रहा है। द सेट बैंकिंग कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस फॉर ऑल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स द एग्जेम्पशन इज टू द एंटिटी एज अ होल and thus will not be required to issue e-invoice with respect to any supply made by it, right? चाहे बैंकिंग सर्विस हो चाहे और कोई गुड्स या सर्विस हो। तो दिस इज बेसिकली द अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू ई-वे बिल। ई-वे बिल टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग imitation jewelry. References to rule 138 सब रूल 14, और उसमें एक लिस्ट है
of the cases where e-way bill is not required to be generated, right? और अगर हम उस लिस्ट को देखें, then one such case is where jewelry, goldsmiths and silver smiths wares and other articles are being transported. तो ऐसे केस में ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है. Thus jewelry, goldsmiths and silversmiths wares and other articles can be transported without generating e-way bill. अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट आया है वो ये है, the provision has been amended to provide that henceforth e-way bill needs to be generated for transporting imitation jewelry. तो यहाँ से इमिटेशन ज्वेलरी को निकाल दिया गया है एग्जेम्पशन से. इसका मतलब इमिटेशन ज्वेलरी के ट्रांसपोर्टेशन पे ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. और ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ्स एंड सिल्वर स्मिथ्स वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी, उन पे एग्जेम्पशन है, वो कंटिन्यू रहेगा. वी नाउ फाइनली कम टू द चैप्टर ऑन रिटर्न्स. और 3 अमेंडमेंट्स इस चैप्टर में हैं जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है. Point number 10 amendment. Taxpayer to be intimated the difference in liability in Form GSTR 1 and Form GSTR 3B and be requested to pay the differential liability or explain the difference. New Rule 88C has been introduced and existing Rule 59(6) has been amended. तो इसमें 2 amendments हैं basically. एक तो Rule 88C इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि पॉइंट नंबर 10 है, और रूल 59(6) अमेंड हुआ है विच रिलेट्स टू केसेस वेयर फॉर्म GSTR 1 और IFF कैन नॉट बी फर्निश्ड. और ये है बेसिकली पॉइंट नंबर 1. हम दोनों ही पॉइंट्स को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे. सो द प्रोविजन बेसिकली एम्स एट डीलिंग विद डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन GSTR 1 एंड दैट रिपोर्टेड इन GSTR 3B. तो GSTR 1 जो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है, उसमें जो हम टैक्स लाइबिलिटी रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद GSTR 3B रिटर्न फाइल करते समय जो हम टैक्स लाइबिलिटी रिपोर्ट करके टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस है, राइट? तो देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर द टैक्स पेबल एज पर GSTR 1 एक्सीड्स, मतलब ज़्यादा है किससे? टैक्स पेबल एज पर GSTR 3B फॉर अ टैक्स पीरियड. टैक्स पीरियड सेम है, उसी टैक्स पीरियड का GSTR 1 और उसी टैक्स पीरियड का GSTR 3B, और टैक्स पेबल में डिफरेंस है. देयर इज अ डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी. क्यों हो सकता है ऐसा? देयर कैन बी सेवरल एग्जांपल्स. फ्यू एग्जांपल्स कुड बी एक्सेस टैक्स पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड्स इन GSTR 3B. मतलब किसी अर्लियर टैक्स पीरियड में GSTR 3B में ज़्यादा टैक्स पे कर दिया गया, तो कॉन्सिक्वेंटली करंट टैक्स पीरियड में कम टैक्स पे होगा, तो GSTR 1 टैक्स पेबल विल एक्सीड द GSTR 3B टैक्स पेबल. और क्या रीज़न हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, transaction of earlier tax period, right, for which tax has been paid earlier is now declared in GSTR 1. इसका मतलब GSTR 1 में डिक्लेरेशन पहले नहीं हुआ, बाद में हुआ, तो GSTR 1 की टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई एज कम्पेयर टू GSTR 3B टैक्स लायबिलिटी. ये हो सकता है एक रीज़न. एक और रीज़न हो सकता है कि GSTR 1 और IFF इज़ फाइल्ड विद इनकरेक्ट डिटेल. तो GSTR 1 में इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स हैं, उसकी वजह से टैक्स डिफरेंशियल अराइज हो गया. तो ऐसे केसेस में अभी तक प्रॉब्लम क्या आती थी कि GSTR 1 फाइल कर दिया टैक्स पेयर ने और GSTR 3B फाइल कर दिया. अब वो टैक्स ऑफिसर के पास गया, अब वहाँ से द टैक्स ऑफिसर विल मेक इंक्वायरी एंड टाइम एंड एफर्ट will be spent on both the sides, on the side of the taxpayer as well as the tax authority. And therefore the idea behind making this particular provision was to enable the taxpayers to either pay the differential tax liability or explain the reason कि भाई difference क्यों है, right? या तो explain कर दो कि difference क्यों है to the satisfaction of the tax authority, या जो differential tax liability है वो pay कर दो. तो taxpayer के end में ही the matter will be sorted and it will then not require further intervention by the tax officers. तो दोनों साइड से time and effort will be saved. So this is the whole idea behind making this amendment. तो Rule 88C basically insert हुआ है यहाँ पर पहला. Okay, and what the rule says is basically where there is such differential tax liability, then the registered person either, दो ऑप्शन है, either needs to pay the differential tax liability or explain the difference. या तो पे कर दो या एक्सप्लेन कर दो. अगर दोनों ही नहीं करते हो, if he fails on both the counts, the amount become recoverable as per the provisions of the act. अमाउंट की रिकवरी कर ली जाएगी as per the provisions of the GST law. Okay.
दिस प्रोविजन किक्स इन इफ द डिफरेंशियल एक्सीड्स अ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड। सो एक थ्रेशोल्ड प्रोवाइड है जो कि अभी स्पेसिफाइड नहीं है, तो उस थ्रेशोल्ड से अगर एक्सीड करता है डिफरेंशियल, देन दिस प्रोसीजर विल किक इन। और प्रोसीजर क्या है? तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा टैक्स पेबल ए क्या है और टैक्स पेबल बी क्या है। टैक्स पेबल ए क्या है? टैक्स पेबल बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in accordance with a statement of outward supplies furnished by him in GSTR 1 or using IFF in respect of a tax period। तो किसी टैक्स पीरियड से रिलेटेड GSTR 1 या IFF के अकॉर्डेंस में जो टैक्स पेबल है वो, दैट इट बिकम्स टैक्स पेबल ए। टैक्स पेबल बी क्या है? टैक्स पेबल एज पर GSTR 3B रिटर्न फॉर दैट पीरियड। सेम पीरियड के लिए GSTR 3B का जो टैक्स पेबल है दैट बिकम्स टैक्स पेबल बी। Now if tax payable A exceeds tax payable B by a specified amount in percentage, ये स्पेसिफाई होगा, भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर ऐसा हो गया तो रूल 88C विल बी ट्रिगर्ड। और उसका प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन विल बी इंटीमेटेड ऑफ सच डिफरेंस ऑन द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल पे जो है इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन जाएगा कि भाई ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी है। एंड द इंटीमेशन विल डायरेक्ट द पर्सन टू either do A or B। A क्या है? Pay the differential tax liability along with interest, पे करो इंटरेस्ट के साथ, या और B explain the difference in tax payable on the common portal। कॉमन पोर्टल पे अपनी इलेक्ट्रॉनिकली रिप्लाई फर्निश करके एक्सप्लेन करो कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। अच्छा, upon receipt of such intimation the registered person needs to do the following, either of the following, okay, A और B। और उसके लिए टाइमलाइन है। टाइमलाइन क्या है? विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, या तो ए या बी। ए क्या है? पे द अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी होली और पार्शियली, या तो पूरा पे कर दो, या अगर तुमको लगता है कि पूरा पे करने की जरूरत नहीं है, ओनली द पार्ट डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी इज करेक्ट, तो पार्ट पेमेंट कर दो विद इंटरेस्ट एंड फर्निश डिटेल्स देयर ऑफ ऑन द कॉमन पोर्टल एज द एविडेंस। और या फिर बी, furnish a reply दो on the common portal incorporating reasons in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpaid। तो जो टैक्स you have decided not to pay the differential tax liability, उसके रिलेशन में आप रिप्लाई फाइल करिए विद एक्सप्लेनेशन, विद रीजंस, राइट, कि भैया डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी क्यों है। तो ये बेसिकली एक्शन होगा ऑन द पार्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। व्हाट इफ एनी अमाउंट रिमेन्स अनपेड? अगर अमाउंट रिमेन्स अनपेड, डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं किया विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, दैट मीन 7 days, एंड और साथ में नो एक्सप्लेनेशन और रीजन इज फर्निश्ड, मतलब पेमेंट भी नहीं किया और रिप्लाई भी नहीं दी, और वेयर एक्सप्लेनेशन और रीजन फर्निश्ड इज नॉट फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल। पेमेंट भी नहीं किया लेकिन एक्सप्लेनेशन और रीजन तो फर्निश किया बट दैट इज नॉट फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल। ऐसे केस में क्या होगा? द सेड अमाउंट विल बिकम रिकवरेबल in accordance with the provisions of the act। और सेक्शन 79 है बेसिकली CGST एक्ट में, विच डील्स विद रिकवरी ऑफ टैक्स। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट द टैक्स विल बिकम रिकवरेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो सीधी सीधी बात यह है कि इंटीमेशन आएगा अगर डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी एक्सीड कर रही है स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से, और ऑप्शन होगा कि 7 days के अंदर या तो पे करो होल और इन पार्ट, और जिस एक्सटेंट तक पे नहीं किया है उसका एक्सप्लेनेशन दो। अगर पेमेंट नहीं किया है और अगर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया या एक्सप्लेनेशन दिया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, देन द डिफरेंशियल अमाउंट विल बिकम रिकवरेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। अब जो कुछ पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं, टैक्स पेएबल एज पर GSTR 3B इज रिलेवेंट, नॉट टैक्स पेड। टैक्स पेएबल एज पर GSTR 1 एंड GSTR 3B फॉर द सेम टैक्स पीरियड इज कंपेयर्ड। ऐसा नहीं कि दोनों में डिफरेंट टैक्स पीरियड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। This provision applies to GSTR 3B return whether monthly or quarterly QRMP scheme। It does not apply to other forms of return। GSTR 3B और GSTR 1 के बीच में कंपैरिजन है। अब फर्दर अमेंडमेंट हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में रूल 59 में, विच डील्स विद GSTR 1। बार ऑन फर्निशिंग GSTR 1, a registered person is not allowed to furnish details of outward supplies in GSTR 1 or using IFF in the following cases। तो डिटेल्स GSTR 1 या IFF के अंडर फर्निश नहीं करी जा सकती हैं इन 3 केसेस बेसिकली। केस नंबर 1 और 2 तो एग्जिस्टिंग है, केस नंबर 3 वाइट दिस अमेंडमेंट हैज बीन एडेड। 1 और 2 क्या है? इफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। अगर पिछले टैक्स पीरियड का GSTR 1 फर्निश नहीं किया है तो इस टैक्स पीरियड का भी GSTR 1 फर्निश नहीं कर सकते। सेकंड क्या है?
if he has not furnished GSTR 3B for the preceding tax period, month or quarter as the case may be. Third criteria for creating a bar on furnishing GSTR 1 or IFF has now been added. वो क्या है? If an intimation has been issued under Rule 88C, जो अभी हमने देखा, अगर intimation issue हो गया है in respect of a tax period, तो details in GSTR 1 और IFF cannot be furnished for a subsequent tax period. राइट अगर सपोज अप्रैल के महीने के लिए इंटीमेशन इशू हुआ है तो मई या उसके बाद के टैक्स पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में GSTR 1 या IFF में डिटेल्स फर्निश नहीं कर सकते. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है ही हैज़ आइदर या तो डिपॉजिटेड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सेड इंटीमेशन, जो डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी थी वो डिपॉजिट कर दिया है, मतलब वो पे कर दिया है, या और has furnished a reply explaining the reasons for any amount remaining unpaid. अगर कोई differential tax liability unpaid रही तो आप उसका explanation furnish करें. या तो आपने reply furnish करी है या आपने deposit कर दिया है, मतलब tax pay कर दिया है. इन दो situations में the bar will not apply, else the bar will apply. Example देखते हैं. Mr. B of Maharashtra not covered under QRMP scheme. Okay. Was issued an intimation under Rule 88C for the month of April, directing him to pay the differential tax liability between GSTR 1 and GSTR 3B furnished by him for the said tax period for the month of April. Mr. B ने क्या किया? Mr. B deposited 40% of the amount. उन्होंने कहा ठीक है 40% differential तो सही है, मैं पे कर देता हूँ. So he paid. However, जो balance 60% है, he did not furnish any reply explaining the reasons for the unpaid balance of 60%. अब इस केस में क्या होगा? The bar will apply. In such case, Mr. B cannot furnish GSTR 1 for the month of May or after subsequent tax period. Okay, तो basically ये amendment है. Last amendment जो हमारे लिए relevant है, that is in point 9. Maximum late fees payable under section 47 for delayed filing of annual return has been rationalized. Rationalize कर दिया गया है late fees को. और क्या provision है? For failure to furnish annual return by the due date, right? इसमें अभी तक जो existing provision है, अभी तक late fees क्या लगती थी? Late fees लगती थी of ₹100 for every day during which such failure continues. तो ₹100 per day and a maximum of 0.25% of turnover in the state or union territory. ये लगती थी late fees, ₹100 per day up to a maximum of 0.25% of turnover in state और UT. अब rationalization क्या किया गया है? अब basically 3 slabs में केस को बांट दिया गया है. Registered person having aggregate turnover of up to ₹5 crore in the relevant financial year, मतलब जिस financial year का annual return furnish हो रहा है. अगर ATO up to ₹5 crore है तो क्या होगा? लेट फीस ₹100 पर डे नहीं होगी, ₹25 पर डे होगी. और मैक्सिमम 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी नहीं होगा, ये 0.25% बन जाएगा 0.02%. ओके. अगर ATO 5 करोड़ से ज़्यादा है एंड इट इज़ अप टू 20 करोड़ इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, तो ₹25 पर डे विल बी इंक्रीज टू ₹50 पर डे. पर मैक्सिमम जो 0.02% है दैट विल रिमेन एट 0.02% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी. अगर ATO इज मोर देन 20 करोड़ इन रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर तो कोई चेंज नहीं है, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वही कंटिन्यू रहेगी. क्या? लेट फीस विल बी ₹100 पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी. दिस इज द अमेंडमेंट. अब जो हमको चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो लेट फीस है, ये जो इस टेबल में रेफर्ड है, दैट इज़ विद रेफरेंस टू सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट. SGST और UTGST एक्ट में भी लेट फीस एप्लीकेबल होती है. ऑफ व्हाट? ऑफ एन इक्वल अमाउंट. एन इक्वल अमाउंट इज पेएबल अंडर द रेस्पेक्टिव SGST एक्ट और UTGST एक्ट एज वेल एज द केस में भी. तो इसका मतलब इफेक्टिवली दोनों को मिला के क्या बन जाएगी लेट फीस? अगर ATO अप टू ₹5 करोड़ है तो ₹25 का डबल हो जाएगा, ₹50 पर डे, और 0.02% का डबल हो जाएगा, 0.04%. अगर ATO मोर देन 5 करोड़ एंड अप टू ₹20 करोड़ है तो लेट फीस क्या हो जाएगी? डबल, मतलब ₹100 पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 0.04%. एंड इफ ATO इज ग्रेटर देन 20 करोड़ तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा. वो क्या रहेगा? ₹100 का डबल, मतलब ₹200 पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ
up to a maximum of 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें हमें ध्यान रखना है कि जो टेबल में जो लेट फीस और मैक्सिमम लेट फीस दी हुई है दैट इज अंडर द CGST एक्ट, और an equal amount will be payable under the respective SGST or UTGST Act as well. So this was about the amendments made in the direct tax and indirect tax which are relevant for the November 23 exams. कोई डाउट हो, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए हो किसी पॉइंट पे, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी और प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, and my very best wishes to you. All the best to you. Good day.